हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम लोग एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट का मॉड्यूल ए स्टैटिस्टिक्स उसमें से चैप्टर सेकेंड का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले 3 वीडियो चैप्टर सेकेंड के डले जा चुके हैं, तो आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकेंड में, वो क्या है? सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक का ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे चैप्टर सेकेंड से रिलेटेड, वो एमसीक्यू रिलेटेड होंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड आपके वीडियो आने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी आपको आसानी से मिल पाए। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद। सेकेंड टॉपिक है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और लास्ट जो टॉपिक है सम एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस टॉपिक। कुछ एमसीक्यू यहां पे हम लोग देखेंगे, बाकी के वीडियो में हम लोग इससे डिटेल एमसीक्यू के इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी, संभावना। अब इसको ध्यान से समझिए, एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। आप सपोज कीजिए कि ये पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन किस चीज का है? ये है स्टाफ, कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले स्टाफ से। ठीक है, अब यहां पे देखा जा रहा है कि कुछ स्टाफ की सैलरी मान लीजिए कि 50,000 है। ठीक है, कुछ स्टाफ की सैलरी 40,000 है। तो किसी स्टाफ की सैलरी मान लीजिए 45 है, इसके आने की जब सैंपल निकाला जाएगा तो वैसे स्टाफ की सैलरी जिसकी 45 है, उसको आने की संभावना कितनी है? तो जो सैंपल निकाला जा रहा है उसमें से किसी एक चीज के बारे में पूछा जा रहा है कि इससे इसकी आने की संभावना कितनी है। तो वो जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि वो संभावना कितनी है, उसे कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो समझिए ध्यान से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइंग ऑफ sample mean in the given area is examined by the value of z। जेड के वैल्यू से हम लोग निकालेंगे उसकी संभावना कितनी है किसी मीन के आने की। जब सैंपल निकाला जाता है तो किसी पार्टिकुलर सैंपल के मीन के आने की संभावना कितनी है, उसे जेड वैल्यू से निकाला जाता है। अब जेड वैल्यू निकालने के बाद हम लोग यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी टेबल को। सबसे पहले क्या काम करना है? जेड का वैल्यू निकालना है। जो जेड का वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को प्रोबेबिलिटी टेबल यूज करके हम लोग देखेंगे। प्रोबेबिलिटी टेबल देखिए, ये है आपके मैकमिलन की बुक में चैप्टर सेकेंड के लास्ट में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। हालांकि एग्जाम्स में आपके प्रोबेबिलिटी टेबल दिए रहेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले क्या काम करना है? जेड का वैल्यू निकालना है। अब जेड का वैल्यू क्या है? जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जेड का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है, ये आप ध्यान से समझिए। क्या है इसमें? 1 डिवाइडेड बाय क्या है? स्टैंडर्ड एरर। ये स्टैंडर्ड एरर का सिंबल है, आपको पता होगा, लास्ट की वीडियो में बताया गया है। तो 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर इनटू आपका ये एक्स बार क्या है? जो सैंपल आपने लिया है उसका मीन है, सैंपल का मीन है। और म्यू क्या है? तब म्यू आपका पॉपुलेशन का मीन है। ये सैंपल का मीन है, ये पॉपुलेशन का मीन है। ठीक है, तो जेड का जो वैल्यू निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला आप एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल इससे बेस्ड काफी पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको याद होना चाहिए। क्या है कि स्टैंडर्ड एरर 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर इनटू मीन माइनस पॉपुलेशन मीन। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टैंडर्ड एरर क्या है नहीं है, इसके लिए मैं नहीं बताऊंगा ज्यादा, क्योंकि लास्ट के वीडियो में हमने बताया है, वहां जाकर के आप समझ लीजिए इसको। यहां जिसे सपोज कर लीजिए कि जेड का वैल्यू निकल के इतना आया। हालांकि अभी कैलकुलेट नहीं किए हैं, इसमें हम लोग आगे भी देखेंगे कैलकुलेशन इसका। लेकिन मान लीजिए कि जेड का वैल्यू आया आपका 1.54। अब 1.54 आया, अब प्रोबेबिलिटी टेबल का यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या काम था? जेड का वैल्यू निकालना। जेड का वैल्यू निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी टेबल को यूज करेंगे, वहां से देखेंगे कि कितनी संभावना इसकी है। क्या? एक किसी मीन के सैंपल के मीन के आने की संभावना। जैसे अभी एग्जांपल्स में यहां बताया पॉपुलेशन है, तो सपोज करिए कि ये सारे जो अलग अलग इंप्लॉय सैलरी है, तो किसी इंप्लॉय की सैलरी 45,000, इसके आने की संभावना उस सैंपल से कितनी है? तो जेड वैल्यू निकल गया 1.54, सपोज कर लिए जेड का वैल्यू है। अब यहां प्रोबेबिलिटी टेबल में चलेंगे। आप कैसे प्रोबेबिलिटी टेबल में देखना है ये भी समझिए।
ये जो जेड का वैल्यू आया ना 1.54, अब इसको फर्स्ट 2 डिजिट तक आप लीजिए, 1.5 लीजिए, अब कितना बच गया? 0.04, 0.04, ये वैल्यू अलग हो गया। ठीक है, इसको दो वैल्यू में चेंज कर देना है। एक आपका फर्स्ट 2 डिजिट ले लेना है, ठीक है, ये फर्स्ट 2 डिजिट ले लेना है, और लास्ट के देखिए कितनों भी डिजिट इसको हो, ये इसे चेंज करना है आपको, 2 ही डिजिट, डेसिमल के 2 ही डिजिट तक लेना है। सपोज कीजिए कि आपका ऐसा होता डेटा 1.5396 ऐसे होता, तो इसे हम 1.54 ही ले लेते, ये 3 के बाद एक बढ़ा करके लिख देते। ठीक है, तो कहने का मतलब आप सबसे पहले 1 डबल डिजिट्स में लेना है, और जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है, ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट उसको आपको अलग रखना है, और जो नेक्स्ट आपका जो डिजिट्स आ रहा है 0 पॉइंट समथिंग, उसे आप अलग रखना है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी टेबल्स में कैसे देखेंगे, यहां समझिए। ये आपका जो z का वैल्यू है, तो जो मैंने अभी बताया था जैसे 1.54, ये फर्स्ट 2 डिजिट्स को आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, इधर सॉरी, इधर आप देखेंगे, ये z का वैल्यू इस साइड में आप देखेंगे, जैसे ये जो दिया हुआ है सारे वैल्यू दिए हुए हैं। ठीक है, राइट साइड में जो देखना है आपको, इधर देखना है, वो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसके वैल्यू के बारे में देखना है। तो यहां पे जैसे देखते हैं कि 1.54 में से 1.5 का वैल्यू यहां पे फाइंड करिए, कहां पे आया, ये आया वैल्यू आपका। ठीक है, 0.4 का वैल्यू आप इधर से फाइंड करेंगे तो आपका यहां आ रहा। ठीक है, अब इसके नीचे जाइए और इसके सामने आप देखिए कौन सा वैल्यू आया, ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, आप इधर से जब जाएंगे तो आपका ये वैल्यू मिला, और ऊपर से जब जाएंगे तो ऊपर से आपका ये वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी टेबल्स में से 1.54 का वैल्यू हो गया। अब इसको समझिए, यही यहां कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड इज 0.5 सॉरी 0.4382। अब इसे जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आपका 43% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू देखते हैं जेड का, और जेड का वैल्यू क्यों निकाला जाता है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी टेबल में उस वैल्यू जो रहेगा उससे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी को देखने की। समझ में आ गया होगा यहां तक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब तक हम एग्जाम्पल से नहीं समझते हैं वो पूरी तरह से समझ में नहीं आता। समझिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल्स में। अ बैंक calculates that its individual saving accounts are normally distributed with a mean of 2000। देखिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, लास्ट के वीडियो में हमने बताया है, जाके वहां समझ लीजिए। ठीक है, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो मीन है, मतलब कोई भी सैंपल से, यहां सैंपल क्या लिया, सॉरी पॉपुलेशन क्या लिया जा रहा है, सेविंग अकाउंट्स को पॉपुलेशन के रूप में लिया गया है। उसमें से जब देखा गया है कि जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड समझा देता हूं शॉर्ट में, कि जब सारे वैल्यू का बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो उसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि उसका जो मीन है, पॉपुलेशन का मीन, ध्यान रखिएगा ये पॉपुलेशन का मीन है। क्यों, क्योंकि टोटल सेविंग्स का अकाउंट पॉपुलेशन है, और उसमें से मीन को निकाला गया है, तो ये पॉपुलेशन का मीन, इसका मतलब आपका म्यू का जो वैल्यू आ रहा है वो 2000 आ रहा है। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ₹600। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, पॉपुलेशन का ही है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, म्यू, म्यू इज इक्वल टू आपका 600 दिया हुआ है। ठीक है, आगे समझिए। इफ द बैंक टेक्स अ रैंडम सैंपल, अब सैंपल कुछ निकाले जा रहे हैं, टोटल सेविंग अकाउंट से सैंपल कुछ निकाले गए हैं। कितने सैंपल है, 100 सैंपल्स लिए गए हैं, अकाउंट्स 100 लिए गए हैं। इसका मतलब एन जो है, स्मॉल एन, वो आपका 100 है। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल मीन विल लाई बिटवीन 1900 एंड 2050, 2050। क्या कह रहा है कि यदि 100 अकाउंट्स निकाले गए हैं, तो उस 100 अकाउंट्स में जो निकलेंगे, जो वैल्यू निकलेगा सेविंग अकाउंट्स का, जो बैलेंस निकलेगा, वो 1900 और 2050 इसके बीच में लाई करेगा कहीं भी। वो प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी संभावना निकलने की क्या है जब सैंपल निकाला जाएगा तो, क्योंकि सैंपल तो रैंडम निकाला जाता है, कोई भी सैंपल को सेलेक्ट करके ले लिया, क्या संभावना है कि इसके बीच का वैल्यू वो आएगा। यही है क्वेश्चन, तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसको। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जब हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, संभावना की, तो सबसे पहले जेड का वैल्यू निकालना पड़ता है।
अब जेड का वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया जा चुका है। आप इसको समझिए, यहां क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन 600 है ना, साइज ऑफ द सैंपल 100। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी जो कि 1900 और 2050 के बीच में आएगा उस सैंपल का जो मीन निकलेगा। ठीक है, अब इसके पहले हमको सबसे पहले जेड का वैल्यू निकालना है। तो जेड का वैल्यू का फॉर्मूला ये है, आपको पता है कि 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर इनटू सैंपल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन। ये आपको समझ में आ रहा है। अब इसे जेड का वैल्यू हम निकालेंगे यहां पे, तो समझिए आगे वैल्यू को पुट कर देना, सारा वैल्यू तो दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर नहीं दिया है, तो स्टैंडर्ड एरर को हम लोग निकाल लेंगे। तो स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू क्या होता है, म्यू डिवाइडेड अंडर रूट एन। ये तो स्टैंडर्ड एरर का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सॉरी सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अब सिग्मा का फॉर्मूला क्या दिया हुआ वैल्यू, सिग्मा मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 600 दिया हुआ है, और आपका जो ये वैल्यू दिया हुआ है साइज ऑफ द सैंपल वो 100 दिया हुआ है। इसका रूट निकालेंगे तो ये 10 आ गया। अब 600 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 60। ये 60 क्या आया, ये आपका स्टैंडर्ड एरर आया है। ठीक है, देखिए जेड का फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो यहां समझिए दो डेटा दिया हुआ है। एक आपको देखना है कि 1900 और 2050 इसके बीच में लाई करेगा वो कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो एक एक करके पहले ये निकाल लीजिए कि जो जेड का वैल्यू है वो 1900 के लिए कितना निकलेगा, और फिर 2050 के लिए निकालेंगे कितना निकल रहा है, फिर हम लोग आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले जेड का वैल्यू आप निकालिए 1900 के लिए। ठीक, इसका मतलब ये जो 1900 है ये क्या है, ये आपका सैंपल का मीन है। यहाँ सैंपल का मीन कैसे है, आप क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि सैंपल जब निकाला जाता है तो सैंपल का मीन इसके और इसके बीच में लाई करे उसकी प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये भी सैंपल का मीन है और ये भी सैंपल का मीन है, सैंपल निकला है वो है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे इसका मतलब है कि ये आपका सैंपल का मीन है। ठीक, अब जेड का वैल्यू बैठाइए, 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर इनटू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन। अब 1 डिवाइडेड बाय 60, 60 क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड एरर देखिए यहां से आपने निकाला है। अब 1900 माइनस 2000, 2000 क्या है, 2000 यहां समझिए 2000 देखिए 2000 आपका ये देखिए ये जो दिया हुआ है 2000, ये 2000 जो है वो पॉपुलेशन का मीन है 2000। ठीक है, तो 2000 यहां पे ले लिया आपने पॉपुलेशन का मीन, और सैंपल का मीन 1900 आपको निकालना है, इस पे प्रोबेबिलिटी कितनी है उसका। जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका -1.67। आप प्रोबेबिलिटी टेबल से देखिए जेड का वैल्यू निकल गया। अब जेड का वैल्यू निकलने का प्रोबेबिलिटी टेबल्स में जब देखेंगे तो समझिए 1.67, साइन से अभी कोई मतलब नहीं है, साइन को मत देखिए, आप अभी वैल्यू देखिए जेड का। तो आइए प्रोबेबिलिटी टेबल्स में देखिए किसका वैल्यू देखना है, 1.67 का। तो सबसे पहले 1.6 हम लोग देखेंगे, तो 1.6 आपका कहां आ रहा है, 1.6 आपका ये आ रहा है। अब 0.7 तो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे है ना, ये डिजिट्स ये जो वैल्यू है इसके आगे बढ़ेंगे, तो 0.7 इस तरह से आपका यहां आ रहा है ना। इधर देखेंगे हम लोग ऊपर से 0.7 का वैल्यू ये आ रहा है। ठीक है, तो आपका वैल्यू ये हो गया प्रोबेबिलिटी टेबल में किसका, 1.67। तो 1.67 का वैल्यू हो गया, तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 0.4525। ये आपका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकल गया किसका, कि 1900 आने की जो संभावना है वो आपका कितना निकल गया। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि फॉर सैंपल 2050 इसका भी निकालना पड़ेगा, उसी तरह से फॉर्मूला बैठाएंगे और इसका वैल्यू आ जाएगा जेड का 0.83। अब जब प्रोबेबिलिटी टेबल्स में देखेंगे तो इसका वैल्यू आपका आएगा 0.2967। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। ये दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे हम, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों के बीच का एक चीज और भी ध्यान रखिए, जब किसी जेड का वैल्यू माइनस आ रहा हो दूसरे का वैल्यू प्लस आ रहा हो, जब ऑपोजिट साइन हो तो हम लोग दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। जब सेम साइन हो दोनों का है ना, माइनस माइनस या प्लस प्लस, तब उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू। ठीक है, ये चीज अब याद रखिएगा, हालांकि आगे और भी हम लोग इसको समझेंगे। तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे यदि, तो आप देखिए ऐड करने के बाद ये वैल्यू जो आपका आ रहा है 0.7492 आया। इसका मतलब हो गया कि जो सैंपल निकलेगा
जो सेविंग अकाउंट्स में से जो निकाला गया सैंपल को रेंडमली, उसमें से आने की संभावना, वैसे सैंपल्स आने की संभावना जिसका वैल्यू 1900 और 2050 के बीच में होगा, उसका संभावना यहां पे कितना निकल के आया, 0.7492। जब इसे आप परसेंटेज में चेंज करिए तो कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 74% अप्रोक्स आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ एक चीज और भी आगे हम लोग इसको ग्राफ्स में समझेंगे, ग्राफ्स में इसको कैसे डील करते हैं आगे समझिए। इस क्वेश्चंस में इतना ही समझिए, बहुत ज्यादा एक ही में समझिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आगे समझिए, देखिए ये वही साइन के बारे में बताया गया है जो अभी हमने बताया कि जब ऑपोजिट साइन होगा तो प्लस कर देंगे, और जब सेम साइज हो तो बड़े में से छोटे वैल्यू को माइनस कर देंगे। ये आपको समझ आ गया होगा। अब समझिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ी जा चुकी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है समझने में। द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मीन विल इक्वल द पॉपुलेशंस मीन रिगार्डलेस ऑफ द सैंपल साइज इवन इफ द पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मल। क्या कह रहा है, पहले के जो वीडियो है उसमें हम लोग समझ चुके हैं कि जो, जैसे कि कोई भी डेटा हम लोग ले लिया, वो डेटा में से यदि मीन निकाला जाता है सारे सैंपल्स का, और सारे सैंपल्स के मीन निकालने के बाद वो मीन का मीन निकालते हैं, तो पॉपुलेशंस का जो मीन होता है वो दोनों बराबर होता है। ये लास्ट के वीडियो में बताया जा चुका है, वही यहां कह रहा है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। दूसरा क्या है कि एट द सैंपल साइज इंक्रीजेज, जैसे जैसे सैंपल के साइज को हम लोग बढ़ाते हैं, the sampling distributions of the mean will approach normality regardless of the shape of the population distributions। क्या कह रहा है कि जैसे जैसे सैंपल के साइज को बढ़ाते हैं, जैसे किसी सैंपल्स है उसमें से आपने 3 नंबर ऑफ साइज ले लिए सैंपल्स के, अब इसे मान लीजिए कि आप 5 ले लिए, जैसे जैसे आप सैंपल को साइज बढ़ाते जाते हैं, आपका जो ये है डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मींस जो सैंपल्स के आने की संभावना है अलग अलग सैंपल्स के, वो एक ग्राफ पे जब आप प्लॉट करेंगे तो वो नॉर्मलिटी की ओर बढ़ता है। नॉर्मलिटी कहने का मतलब बेल शेप का उसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये क्या हुआ फिर से समझिए। सपोज कीजिए कि ये आपका जो है वो पॉपुलेशंस का मीन है, पॉपुलेशंस का मीन है। अब जब पॉपुलेशंस में अलग अलग सैंपल्स को निकाला गया तो उसका जो वैल्यू आएगा वो इस फिगर में जो डिनोट किया गया है इसी में से कहीं आएगा, और जब उसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो ऐसे आपका बनने वाला है। ये नॉर्मल सैंपल है, नॉर्मलिटी इसका नॉर्मलिटी की ओर बढ़ रहा है। जैसे देखो नॉर्मलिटी से पहले यदि हम लोग समझ लें कि नॉन नॉर्मलिटी क्या होता है, जैसे ये आपका मीन है किसी सैंपल पॉपुलेशंस का, अब ऐसे करके किए, अब ऐसे कोई फिगर यदि बन रहा है, ये आपका नॉन नॉर्मलिटी है। नॉर्मल की ओर बढ़ता है, जैसे जैसे साइज हम सैंपल्स का बढ़ाते हैं पॉपुलेशंस में, आपका जो फिगर है, आपका जो शेप है, वो नॉर्मलिटी की ओर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, समझ आ गया। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का आप एक पैराग्राफ में समझिए क्या कह रहा है कि द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज द रिलेशनशिप बिटवीन द shape of the population distributions and the shape of the sampling distributions of the mean। जो अभी मैंने बताया वही चीज है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशंस और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों के बीच जो रिलेशंस बताता है शेप का, वही आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहलाता है। अब इसके 3 पॉइंट में यदि हम लोग समझना चाहें क्या कहना चाह रहा है ये, तो आगे क्लियर होगा। देखिए, it assures us that the sampling distributions of the mean approaches normal as sample size increases। ये बता चुका हूं मैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अब देखिए सैंपल साइज इंक्रीजेज, अब कोई सैंपल का साइज कितना हमके लेना चाहिए उसके बारे में सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस एज एन अप्रोक्सीमेशन टू द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस whenever the sample size is at least 30। जब 30 ले लेते हैं कम से कम तो डेफिनेटली वो नॉर्मल शेप का बनता है। बट द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मीन कैन बी नियरली नॉर्मल विद सैंपल ऑफ इवन हाफ साइज। जितना पॉपुलेशन है उसके हाफ साइज का, जैसे छोटा पॉपुलेशन भी है उसमें से हाफ साइज का यदि हम ले लेते हैं सैंपल का साइज तो भी वो नॉर्मल होगा, और यदि बड़ा सैंपल है तो उसमें कम से कम 30 साइज ऑफ सैंपल कम से कम 30 लेते हैं तो भी वो नॉर्मलिटी की ओर
होगा, उसका शेप बनेगा वो नॉर्मल शेप बनेगा। ठीक है, अगला पॉइंट बोल रहा है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज दैट इट परमिट्स एस टू यूज सैंपल स्टैटिस्टिक्स टू make inference about populations parameter without knowing anything about the shape of the frequency distributions of the populations। क्या कह रहा है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम का यदि हम प्रैक्टिकल्स की बात करें तो ये कहां पे फायदा होता है कि यदि आपको जो पॉपुलेशंस के साइज है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन यदि आप सैंपल इससे निकालते हैं तो उस सैंपल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उस सारे सैंपल्स का, वो आप उसके आधार पे इस पॉपुलेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप देख सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, एग्जांपल्स में समझिए कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में निकालना हो तो सारे अनएम्प्लॉयमेंट को आप ना पता करके कुछ लोगों का आप सैंपल्स ले लेते हैं और उस सैंपल से पता कर लेते हैं तो आपको पॉपुलेशंस के बारे में पता चल जाता है, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या चल रहा है। ठीक है, ये आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम था। सेंट्रल लिमिट थ्योरम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सिंपल इतना समझ लीजिए कि जब एक एडिक्वेट मात्रा में जैसे एटलीस्ट 30 सैंपल के साइज लिए जाते हैं तो जो शेप बनता है वो नॉर्मल शेप बनता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग साइज बढ़ाते हैं किसी सैंपल के, उसके साइज नॉर्मलिटी की ओर बढ़ता है। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम किसके बीच रिलेशन बताता है, तो सैंपल के मीन और पॉपुलेशन मीन का जो शेप है उसी के बीच में रिलेशन बताता है। समझ में आ गया। अब इसमें देखिए नॉर्मल पॉपुलेशन हो नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन हो, ये दोनों के लिए लागू होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम से रिलेटेड। हालांकि इसके बारे में अभी कुछ हमने पढ़ चुका है, इसका जेड का वैल्यू निकालने आपने सीखा ना अभी, उसी से रिलेटेड और सेंट्रल लिमिट थ्योरम को यूज करते हुए हम लोग आगे समझते हैं इस एग्जांपल्स को। फ्रेंड्स देखिए क्या कहता है, यदि आपको अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर्स है, कहीं कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है, आप पेशेंस रख के समझिए, समझ में जरूर आए लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और चैनल को आप लाइक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। यदि हम लोग इस एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स क्या कह रहा है कि लेट अस इलस्ट्रेट द यूज ऑफ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, हम लोग यूज करेंगे उसका। उसमें क्या देख रहे हैं एग्जांपल्स, क्या द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनुअल अर्निंग ऑफ ऑल बैंक टेलर्स विद 5 इयर्स एक्सपीरियंस। 5 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ टेलर्स के जो बैंक्स में हैं उसके एनुअल अर्निंग कितनी है उसके बारे में पता किया जा रहा है। वो देखते हैं क्या क्या डेटा दिया है और क्या निकालना है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन ऑफ रुपीज 19,000। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, इसका मतलब पूरे पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू दिया हुआ आपका 19,000। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2000। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है वीडियो में बताया गया है, दूसरे लास्ट के वीडियो में, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया है उसका वैल्यू आपका 2000 कह दिया। ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, पॉपुलेशन का। आगे समझिए, इफ वी ड्रॉ अ रैंडम सैंपल, किसी भी जो टेलर्स है उसमें से 30 टेलर्स को ले लिए जाते हैं रेंडमली। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर अर्निंग विल एवरेज मोर देन 19,750 एनुअली होगा, इसकी संभावना कितनी है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम को भी हम यूज करेंगे और जेड का वैल्यू निकालने तो सीख ही चुके हैं, तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली। फ्रेंड समझिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, समझ में आ गया आपको क्या दिया हुआ है। तो पॉपुलेशन का मीन दिया हुआ है 19,000, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू सॉरी सिग्मा का वैल्यू 2000, साइज ऑफ द मीन दिया हुआ है स्मॉल एन का वैल्यू 30। अब हमें जो निकालना है, जिसकी संभावना कितनी है उसको जो निकालना है वो क्या है कि मीन ऑफ द सैंपल विच प्रोबेबिलिटी हैज टू फाइंड एक्स बार। एक्स बार किसका, एक्स बार मीन्स क्या हो गया कि जो आपका सैंपल का मीन आ रहा है वो सैंपल का मीन 19,750 आएगा, इसकी क्या संभावना है, यही निकालना है। देखिए जब प्रोबेबिलिटी की बात करें तो उसमें जेड वैल्यू निकालना होता है। जेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर इनटू
सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन, ये आपको पता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड मीन, स्टैंडर्ड एरर पहले निकालना पड़ेगा, है ना। सिग्मा एक्स बार का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है कि म्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन स्मॉल एन, सॉरी सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्टैंडर्ड, सॉरी सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्मॉल एन। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आपका 2000 दिया हुआ है और एन का, स्मॉल एन का वैल्यू 30 है। इस तरह से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपका जेड का, सॉरी स्टैंडर्ड एरर का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 365.16। अब हम लोग जेड का वैल्यू निकालेंगे। तो जेड का वैल्यू में फॉर्मूला जब पुट करेंगे तो जेड का वैल्यू आपका 2.05। ठीक, अब इसे प्रोबेबिलिटी टेबल में हम लोग देखेंगे कि इसके क्या संभावना है ना। जेड का वैल्यू जब इतना आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। प्रोबेबिलिटी टेबल देखने के लिए आपको बताया ही गया है, वहां जाकर के आप समझिए। तो जब आप निकालिएगा प्रोबेबिलिटी टेबल से वैल्यू तो आपका वैल्यू आएगा 0.4798। ठीक है, अब यह इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम के द्वारा समझने के। ठीक है, देखिए यहां पे थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, हालांकि ये एकदम सीधा आपका होगा, एकदम बेल शेप का होगा। ठीक है, कंप्लीट बेल शेप का आपका फिगर बनेगा ये। ठीक है, अब समझिए ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम को यूज कैसे हम लोग कर रहे हैं। आप हमेशा के लिए याद रखिए कि जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये जो आपका बीच का पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉपुलेशन का मीन है, पॉपुलेशन का मीन है। मेन पॉइंट आपका बीच का जो मीन एवरेज आ रहा है वो आपका ये है। ठीक है, और इधर का पार्ट जो होता है, इधर का पार्ट आप कह लीजिए और इधर का पार्ट कर लीजिए, ये 0.5, 0.5 इधर का पार्ट है, 0.5 इधर का पार्ट, इसका मतलब ये बीचों बीच का है, ये पॉपुलेशन का मीन होता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। दूसरी चीज समझ लीजिए कि ये जो पोर्शन सारे होते हैं ना, ये वाला पोर्शन जो होते हैं, इसी में सारे मीन जो भी डेटा दिए होते हैं वो यहीं पे लाई करते हैं। ठीक, अब यहां से समझिए जो क्वेश्चंस में हम जो आया प्रोबेबिलिटी निकल के आया 0.4798, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे प्रोबेबिलिटी हमको किसका निकालना है कि 19,750 किसी की अर्निंग है एनुअल की, उसकी संभावना कितनी है जब हम सैंपल निकालेंगे तो। ठीक है, यही निकालना है। तो फ्रेंड्स यहां एक चीज समझिए कि ये आपका 19,000 है, उसी तरह से ये आपका 19,000, यहां कोई पॉइंट होगा जो 19,500 होगा। ठीक है, उसी तरह से कोई पॉइंट यहां भी होगा, इस तरह से पॉइंट आपका कोई यहां पे है जो 2,000, सॉरी 20,000 का होगा, है ना। तो इस तरह से 19,750 कहां आएगा, ये इसके बीच में यहां पे आ सकता है ना, यहां पे आएगा। एक सेकेंड आप समझिए, अब यहां पे देखिए कि ये जो प्रोबेबिलिटी टेबल से हमने जो वैल्यू निकाला है 0.4798, इसकी संभावना जो है 19,750 आने की जो संभावना है, वो वैल्यू, वो पार्ट कौन सा है, वो आपका ये पार्ट है। ठीक है, वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि 19,750 से मतलब उससे ज्यादा आने की संभावना, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 19,750 से ज्यादा आने की संभावना कितनी है। तो ये जो वैल्यू आ गया, ये वैल्यू में से यदि टोटल आपका ये जो वैल्यू है, अब यहां देखिए ये पॉइंट जो आपका लाई कर रहा है वो यहां पे पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, अब अब यहां से यहां तक टोटल जो वैल्यू है वो कितना है, 0.5 है। तो यदि टोटल वैल्यू में से हम इस वैल्यू को माइनस कर देते हैं ये वैल्यू, तो आपका ये वाला वैल्यू जो निकलेगा यही आपका 19,750 से ज्यादा आने की संभावना होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो वही कह रहा है, बाय सीइंग दिस ग्राफ इट इज क्लियर दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग मोर देन 19,750 इज इक्वल टू कितना होगा कि टोटल जो वैल्यू, ये पार्ट आपका 50 है और ये पार्ट 50 है, ये टोटल 0.50 में से 0.4798 को जब आप माइनस कर देते हैं तो 0.020 निकल के आता है। वही आपका संभावना है कि किसी का एनुअल अर्निंग 19,750 से ज्यादा हो। जब आप परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो इसका 2% आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा, मुझे लग रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप ग्राफ्स में समझ लीजिए, फिर से आप ग्राफ को एक बार समझिए। क्या होता है कि जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होते हैं
50% आपको इधर लेना है, 50% इधर लेना है, ये आपका पॉपुलेशन का मीन हो जाता है। जो भी डेटा लाई करता है वो सारे इसके बीच में लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां जो दिया हुआ था, वो जो डेटा दिया था टोटल था, उसमें से आपको ज्यादा निकालना है कि 19,750 से ज्यादा कितना होगा, तो उसमें इस पार्ट को हम लोग माइनस करेंगे। इसका मतलब टोटल जो 0.5 है उसमें से इस पार्ट को हम लोग माइनस कर देंगे, जो संभावना निकल के आया है इसकी उसमें, तो आपका आगे का वैल्यू निकल जाएगा कि 19,750 से ज्यादा कितने की है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया टॉपिक्स, और सेकेंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने देख लिया। आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें बिल्कुल न्यूमेरिकल को सिर्फ बताया जाएगा जो कि सेकंड चैप्टर्स में दिए गए हैं, और उसके अलावा भी कुछ न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए जाएंगे, ताकि एग्जाम्स में कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। तो वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फायदा मिल पाए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।